क्वेश्चन लिखो 6B डालो एनसीईआरटी बुक 6B 4.6 एक्सरसाइज। दिखाइए कि दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। अनंततः अनेक हल हैं। दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। 5x + 3y + 7z बराबर 4। 3s + 26y + 2z बराबर 9। 7x + 2y + 10z बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण निकाय है। दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं, अर्थात दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अनंततः अनेक हल होते हैं तब भी संगत होता है, अद्वितीय हल होता है तब भी संगत होता है, कोई भी हल नहीं होता है तब असंगत होता है ना। जब इसके अनंततः अनेक हल होंगे तो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? संगत ही कहलाएगा। पर संगत किस स्थिति में कहलाएगा? अनंततः अनेक हल होने की स्थिति में। लिख लिए क्वेश्चन, इसको मिटा दें। अब देखो, करना उसी प्रकार है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, पूरे करते करते सब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम आपको यूट्यूब में लिंक शेयर कर देंगे तो और पढ़ लेना घर में। हाँ, पूरा सब पढ़ा है, सब है। सेकंड चैप्टर ये वाला भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। अब देखो, तो देखो, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह समीकरण, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह समीकरण क्या लिखते हैं? जैसे लिखे थे उस बार, ax बराबर b, जहाँ a क्या है? गुणांक का आव्यूह। जहाँ a बराबर गुणांक का आव्यूह, गुणांक के आव्यूह क्या लिखो? 5 3 7, 5 3 7, 3 26 2, 7 2 10, ये आ गया गुणांक का आव्यूह। अब हम क्या लिखेंगे? चरों का स्तंभ आव्यूह। चर कौन कौन है? s बाई जेड, तो s बाई जेड का ये स्तंभ आव्यूह। b का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड की संख्याओं का स्तंभ आव्यूह। 4 9 5, 4 9 5, ऐसे 4 9 5। अब सुनो, इसको क्या करेंगे? इसका सारणिक मान निकालते हैं a का। तो a का सारणिक मान निकालने के लिए आपको बताए थे, क्या लिखते हैं? पहली पंक्ति के अवयव को लिख दो, 5 3 7। ये क्या? इसके साथ लिखोगे C11 C12 C13, यहाँ बीच में प्लस लगाओगे। ठीक है ना? इसी प्रकार उस बार किए थे ना। a का सारणिक मान यहाँ 5 लिखोगे, -1 की पावर 1 + 1 m11, 3 गुणे -1 की पावर 1 धन 2 m12, -1 की पावर 1 + 3 m13, 5 -1 की पावर 2 m11, 3 -1 की पावर 3 m12, 7 -1 की पावर 4 लिख दोगे m13। a का सारणिक मान, -1 की पावर, देखो -1 की पावर 2 सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा। निगेटिव नंबर की पावर सम संख्या है तो उसका मान धन में आता है, अब विषम घात है तो माइनस में आता है। ठीक है ना? तो यहाँ लिख लोगे 5, 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे m1 लिख लो, m11। इसको क्या लिखोगे? -3 m12, 7 m13। ठीक है? अब a का सारणिक मान, अब 5 m11 का मतलब समझते न हो? पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक,
तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये ना है, इसका उपसारणिक क्या होगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो जो बचता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे 26 2 2 10 -3। अब देखो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को उपसारणिक, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, ये जिस पंक्ति में शामिल है और ये जिस स्तंभ में शामिल है इसको छोड़ो, 3 2 7 10, ये हुआ इसका उपसारणिक। अब 7 लिखोगे तो 7 गुणे 7, देखो जिस पंक्ति में है 7 उस पंक्ति को छोड़ दो और जिस स्तंभ है उसको स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा 3 26 7 2, 3 26 7 2, ऐसे, ठीक है। तो ए का सारणिक मान 5 26 गुणे 10 बीच में -2 गुणे 2, 3 3 गुणे 10 बीच में -7 गुणे 2, 7 3 गुणे 2 बीच में -7 गुणे 26, ऐसे ए का सारणिक मान आ गया। ए का सारणिक मान बराबर 5 गुणे 26 दाहम 260, 2 दूना 4, 3 30 -7 दूना 14, 7 6 26 7 182 182, ये हुआ। अब ए का सारणिक मान 5 गुणे 260 से 4 निकाल दो, 256, 3 गुणे 30 से 14 तो 16, 7 गुणे 182 से 6 हाँ -176। तो ए का सारणिक मान 256 गुणे 5 1280, 16 3 48, 1232, ठीक है। 1280 से 1232 घट गया, 48 48 और 48 जीरो आ गया, देखो सुन, ए का सारणिक मान शून्य आ गया, वहाँ शून्य नहीं आया था, ठीक है ना। अलग अलग क्वेश्चन हुए कि नहीं, वहाँ सारणिक मान शून्य नहीं आया था, यहाँ सारणिक मान शून्य आ गया। इसका मतलब अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है ना। अद्वितीय हल कब होता है, जब सारणिक मान शून्य ना हो। जब सारणिक मान शून्य ना हो तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय। अब सारणिक मान शून्य आ गया था, आप व्युत्क्रमणीय बोलेंगे इसको, इस आव्यूह को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि ए का सारणिक मान इज इक्वल टू 0, अतः आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसलिए दिए गए समीकरण निकाय का, इसलिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल नहीं होगा, तब यहाँ निम्नलिखित दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तब यहाँ निम्नलिखित दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। नंबर फर्स्ट, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। दो स्थिति रहेगी, या कि एडजॉइंट ए और बी का गुणनफल शून्य के बराबर नहीं रहेगा, या कि एडजॉइंट ए इंटू बी का गुणनफल शून्य के बराबर रहेगा। यदि एडजॉइंट ए और बी का गुणनफल शून्य के बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अब एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य के बराबर हो गया तो अनंतः अनेक हल होगा। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, सहखंड निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ निकाले थे ना शुभम, C11 C12 C13, ये पहली पंक्ति के पहले अवयव का ये सहखंड है,
सहखंड की अंग्रेजी होती है कोफैक्टर, इसीलिए लिखते हैं पहली पंक्ति के पहले अवयव का ये सहखंड, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड, पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड। तो यहाँ पहली पंक्ति के अवयव का सहखंड निकाले हैं, फिर इसको भी सहखंड निकालेंगे, C21, C22, C23, C31, C32, C33, यानी 9 सहखंड निकालेंगे। तो 9 सहखंड की मदद लेकर के एडजॉइंट ए निकालेंगे। इसलिए जैसे C11 निकाले थे उसी प्रकार सब सहखंडों को निकालेंगे। तब निकालना शुरू करते हैं C11 से, ठीक है। C11 का मतलब तो आपको बता ही चुके हैं, -1 की पावर 1 + 1 और फिर M11, तो -1 की पावर क्या 2। M11 की मीनिंग समझ ही चुके हो, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचता है 26, 2, 2, 10, 26, 2, ये 3 है, 2 है ना, 2, 10, इसको सॉल्व करो तो -1 की पावर 2 है तो इसका मान +1 रहेगा, 1 का गुणा कहीं करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या लिख देंगे 26 दाहम 26 × 10 और बीच में -2 × 2, 260 - 4 तो क्या आएगा 256। आ गया C11। अब क्या निकालेंगे C12, तो -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर क्या 3, M12 का मतलब क्या है पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उप सारणी, ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको छोड़ो, 3, 2, 7, 10, 3, 2, 7, 10, ठीक है। तो ये क्या आएगा -10 × 30, 7 दूना 14, -30 से 14 निकाल दो 16, -16, ये हुआ। C13, -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है। अभी क्या होगा -1 की पावर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको, इसकी -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना, M13 का मतलब ये, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 3, 26, 7, 2, 3, 26, 7, 2, 3 × 2 26 × 7 क्या 182 आया था, तो यहाँ पे 6 - 182 तो -176, यही ना। अब आ गया, अब क्या निकालोगे इसको C21 हैं, हाँ ठीक है। C21 -1 की पावर 2 + 1 M21। अब देखो -1 की पावर 3 ना, M21 देखो, M21 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये, तो ये इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 3, 7, 2, 10, 3, 7, 2, 10, तो क्या होगा ये माइनस में रहेगा, 10 × 30, -7 दूना 14, तो क्या होगा 30 से 14 निकाला तो 16, तो -16, ये आ गया, ठीक है। अब क्या निकालोगे आप C22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, ये -1 की पावर 4 होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, M22 भर लिख दो। ये देखो ये जिस पंक्ति में है और ये जिस स्तंभ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो बचा क्या 5, 7, 7, 10, 5, 7, 7, 10, तो क्या होगा 50 और -7, 7, 49 = 1। अब क्या निकालोगे C23, -1 की पावर 2 + 3 M23, ये क्या होगा माइनस में वैल्यू रहेगी ना। अब देखो M23 ये है, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो बचता क्या है 5, 3, 7, 2, 5, 3, 7, 2, तो क्या होगा -5 दूना 10, 7 × 21, तो -11 तो +11 आ गया है ना। अब क्या निकालेंगे, ऊपर के 2-3 लाइन मिटाते हैं, ठीक है, इतना लिख लिए होगे ना। अब क्या निकालते हैं C31, तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो क्या है -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसका मान पॉजिटिव ही, 31 का मतलब क्या हुआ ये,
इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? 3 7 26 2, 3 7 26 2, 3 दूना 6, 7 26 सत्ते 182, यही ना आया था कहीं पे? 182 माइनस 176 ऐसे। अब क्या लिखोगे? C32 -1 की पावर 3 + 2 M32, इसकी वैल्यू तो माइनस में रहेगी ना, -1 की पावर 5 हो जाएगा, विषम संख्या, तो यहाँ माइनस कर लिए। अब 32 का मतलब क्या होना है? ये है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचेगा? 5 7 3 2, 5 7 3 2, ये माइनस आएगा। अब 5 दूना 10 और 7 तिरिक 21, 21 से -11 तो +11 है ना। अब क्या निकालेंगे? C33, एक ठो और बचा, तो -1 की पावर क्या लिखोगे? 3 + 3। अब क्या लिखोगे? M33, ये होगा पॉजिटिव वैल्यू ना। और यहाँ 33 का मतलब क्या है? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 5 3 3 26, 5 3 3 26, ठीक है। तो ये क्या होगा? 26 पंचे 26 26 पंचे 130 और 3 3 का 9, तो 121, ये आ गया। सब अवयवों का शाखंड आ गया। अब क्या निकालते हैं? अब हमारा मकसद क्या है? एडजॉइंट ए निकालना। तो एडजॉइंट ए का सूत्र क्या होता है? एक इसको बिठा दें, लिख ले हो। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए के ये सूत्र हैं। एडजॉइंट ए बराबर होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब यहाँ पे ऊपर डैश लगा दो। डैश का मतलब ये है कि इसके पंक्ति को स्तंभ में लिखना, तो पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में लिखो। तो क्या होगा? C11 C12 C13, ये पंक्ति में अवयव थे वो स्तंभ में लिख दिए। C21 C22 और C23, C31 C32 और C33, और सब की वैल्यू जो निकाले यहाँ रख दो। तो क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ए, सहखंडज ए, सहखंडज ए। तो C11 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? C11 की वैल्यू ये निकाल चुके हो, यहाँ 200 क्या निकाले हो? 256। C11 क्या लिख दिए? C11 हाँ C11 C12 लिखना है ना। तो C12 क्या है? -16। फिर क्या लिखना है? C13 क्या है? हाँ -176, ठीक है। फिर क्या निकालना है? C21 की वैल्यू क्या है? -16। ये देखो C21 की वैल्यू -16, C22 की वैल्यू 1 और C11। फिर क्या है? C31 की वैल्यू -176, C32 की वैल्यू 11, C33 की वैल्यू 121, ये आया, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आ गया। अब हम एडजॉइंट ए और बी का गुणा करेंगे, देखेंगे शून्य आता है कि नहीं। यदि शून्य आ गया, शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? द्वितीय हल हो, कोई हल नहीं होगा, तो संगत असंगत हो जाएगा। और यदि ये शून्य आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? अनंतः अनेक हल होगा, अनंतः अनेक हल। तब एडजॉइंट ए तो निकल आया। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट ए और बी का गुणा करेंगे। तब बी तो अभी लिखे थे यहाँ ना, बी इसको मिटा दिए। क्या था? 4 9 5, ये था बी बराबर। तब हम एडजॉइंट ए और बी का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? एडजॉइंट ए और बी का गुणा, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ए ये है ना, ये है, इसको उतार दो सीधे। क्या लिखोगे? 256 -16 -176, -16 1 11 -176 11 121, बी 4 9 5। ठीक है। अब एडजॉइंट ए इंटू बी,
ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ। पहली पंक्ति का गुणा करने का ये तरीका है, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ। तो कैसे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ। तो करते हैं 256 गुणे 4 माइनस 16 गुणे 9 माइनस 176 गुणे 5, फिर 16 गुणे माइनस 16 गुणे 4 1 गुणे 9 11 गुणे 5, फिर माइनस 176 गुणे 4 11 गुणे 9 121 गुणे 5, ऐसे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आता है 0। 1024 माइनस 1024, यहाँ माइनस 64 प्लस 64, माइनस 704 प्लस 704। तो क्या आ गया, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी का मान क्या आ गया 0 0 0, ये शून्य अवयव है। एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई 0 मैट्रिक्स। कौन स्थिति आई, ए स्थिति की बी स्थिति, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आ गई। हर एक अवयव 0 है, जिस अवयव का हर एक अवयव 0 होता है उसको 0 मैट्रिक्स कहते हैं, 0 अवयव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी का गुणनफल 0 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे और दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तथा दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय तथा दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा, तथा दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा, दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा। ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, संगत। अब यदि आपको ये कहा जाए कि दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल निकालो, दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल ज्ञात कीजिए, तो दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल निम्नानुसार ज्ञात करते हैं। लिखो, दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल निम्नानुसार ज्ञात करते हैं, निम्नानुसार ज्ञात करते हैं। अब जो समीकरण निकाय शुरुआत में लिखे थे वो बोलो जल्दी से। हाँ, उस समीकरण जो लिखे थे 3 ठो, 5x प्लस 3y 4, फिर 26y प्लस 2z बराबर 9, 10z बराबर 5। ठीक है ना। अब इस समीकरण निकाय को हल करने के लिए क्या करते हैं, अनंतः अनेक हल निकालें। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में z बराबर k पुट करने पर, z बराबर k रखने पर, तो क्या आएगा 5x प्लस 3y प्लस 7k इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 26y प्लस
2k इज इक्वल टू 9। इसी को लिख सकते हो 5x प्लस 3y बराबर 4 माइनस 7k, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 26y बराबर 9 माइनस 2k, 9 माइनस 2k, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को जो 10वीं क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े थे उस मेथड से सॉल्व करेंगे। कर विलोपन प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं पर उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान है। इन दोनों समीकरण को हल करके एस बाई का मान निकालोगे तो के पदों में आएगा। एस का मान के पदों में कुछ रहेगा, बाई का मान भी के पदों में कुछ रहेगा। अब सुन लो अच्छे से बात थोड़ा। सपोज करते हैं कि जेड का मान तो के माने है, एस का मान आ गया 1/2 और के माइनस 1 ऐसे कुछ, बाई का मान 1/3 के माइनस 2 ऐसे सपोज करते हैं। जो आएगा इसी टाइप का कुछ, ठीक है। अब मान लेते हैं के का मान हम अपनी इच्छा से लेते हैं। के का मान तो कुछ आर्बिट्रेरी स्वेच्छ राशि है, तो के का मान जो मान हो गए हम ले सकते हैं। तो के का मान मान लो 5 लेते हैं, तो के का मान जब 5 लेंगे तो जेड का मान क्या हो गया 5 ना। एस का मान क्या हो जाएगा 1/2 5 माइनस 1, और तो क्या होगा 1/2 गुणे 4 तो 1/2 आ जाएगा। बाई का मान 1/3 और ये होगा 5 माइनस 2 तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो एस जेड का मान तो क्या एस का मान हो गया 2 और बाई का मान हो गया 1 और जेड का मान हो गया 5। एक हल तो ये आ गया। अब के का मान अपनी इच्छा से न माने थे, के का मान जो भी मान हो वो मान सकते हैं। के का मान हम 15 भी मान सकते हैं, के का मान 10 भी मान सकते हैं, के का मान 2 भी मान सकते हैं, के का मान 0 भी मान सकते हैं। तो के जितने मान हम मान सकते हैं उतने एस वाई के मान आएंगे। के मान जितने हम मानेंगे उतने एस वाई के मान भी ना आएंगे। तो एस वाई जेड के मान कितने प्राप्त होंगे अनंत। एस वाई जेड कितने मान प्राप्त होंगे आपको अनंत। इसका मतलब समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। पर जब ए इनवर्स का जब एडजॉइंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होता तो दिए गए समीकरण निकाय का क्या होता है अद्वितीय हल होता है। तो वहाँ ऐसे मान नहीं प्राप्त होंगे कि 25 हल आएगा, उसका एक ही हल आएगा, ठीक है। वे हल के अलावा दूसरा हल तीनों समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। इसमें जैसे मान लो एस की वैल्यू 2 आई है, बाई की वैल्यू 1 आई है, जेड की वैल्यू 5 आई है, तो ये मान रखोगे इस समीकरण निकाय में तो दोनों पक्ष हर एक का बराबर रहेगा। इस समीकरण में रख दोगे तो ये पक्ष इसके बराबर रहेगा, ये पक्ष इसके बराबर रहेगा, ये पक्ष इसके बराबर रहेगा। अब जो के का मान 15 लेने से जो एस बाई जेड के मान आएंगे तो उस एस बाई जेड के मान को भी इसमें रखोगे तो तीनों समीकरण संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। एस का के का मान 0 लेने से एस बाई जेड के जो मान आएंगे उन मानों को भी यहाँ एस बाई जेड के स्थान पर रखोगे तो तीनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहेगा। इसका मतलब वे सभी हल कहलाएंगे इस समीकरण निकाय के, ठीक है। लेकिन जब अद्वितीय हल रहेगा तो एस बाई जेड का केवल एक ही ऐसा मान होगा जो दिए गए समीकरण निकाय को संतुष्ट करेगा, बाकी संतुष्ट नहीं करेंगे। केवल एक ही है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अद्वितीय हल वाले में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। तो एक हल निकाल के दिखाने के लिए हम क्या करते हैं इसको बजगुणन विधि से हल करके एस बाई का मान निकालते हैं, ठीक है। तो आपको बजगुणन विधि 10वीं क्लास में पढ़े थे, ठीक है। 3.5 एक्सरसाइज में निकल गया था, तभी बता रहे हैं आपको क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे जब अध्याय 11 पढ़ाएंगे तब भी पड़ेगी, इसलिए अभी सीख लो। तो बजगुणन विधि से कैसे एस बाई का मान निकालते हैं सुनो। एस का मान निकालने के लिए एस लिखो, ऐसे लाइन खींच दो, बाई का मान तो बाई, और फिर राइट हैंड साइड में लिखो -1। अब यहाँ पे सारणी का चिन्ह बनाओ, यहाँ सारणी का चिन्ह बना दिए, यहाँ भी सारणी का चिन्ह बना दिए, यहाँ बराबर लगा दिए, ठीक है। अब एस का मान निकालना चाहते हो, एस का मान निकालना चाहते तो एस वाले पद को छोड़ दो। तो एस वाले पद को छोड़ोगे तो बाई के गुणांक क्या हैं 3 26, यहाँ लिखो 3 26 पहले स्तंभ में 26, दूसरे स्तंभ में राइट हैंड साइड में जो संख्या है उनको लिखो 4 माइनस 7 के, ये क्या है 9 माइनस 2 के। बाई का मान निकालना है तो बाई वाले को छोड़ दो, तो इसको छोड़ दोगे तो ये लिखोगे, इसको ये लिखोगे, पर लिखते नहीं है, उल्टा लिखते हैं। इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में लिखोगे, नहीं यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बीच वाले पद में तो जानते ना कि माइनस लगाते हैं, C12 होता है, C12 बीच वाला पद,
तो इसका मतलब यहाँ -22 लगाओगे तो सीधे लिखोगे, और -22 नहीं लगाना चाहते तो उल्टा लिखोगे। वैसे लिखना क्या चाहिए, बाई को जब छोड़ देंगे तो इसको लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। तो यहाँ जब -22 लगा देंगे तब ऐसा करेंगे। अब मान लो यहाँ -22 नहीं लगाए हैं तो लिखना जो चाहिए वैसे नहीं लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, ठीक है। बीच वाले में ऐसा करना है, बाकी में तो सीधे नहीं करना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, 4 - 7 के, और यहाँ क्या लिखें 9 - 2 के, और यहाँ पे बाई को छोड़े हैं ना 5 3। अब -1 के नीचे को, इसको मतलब राइट हैंड साइड को छोड़ना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को छोड़ दोगे तो क्या बचेंगे, एस के गुणांक और बाई गुणांक लिखना है। 5 3 3 26, ठीक है। अब देखो x बटे 3 गुणे 9 - 2 के और 26 गुणे 4 - 7 के, बाई बटे 3 गुणे 4 - 7 के, 5 गुणे 9 - 2 के, 5 गुणे 26, 3 गुणे 3, x बटे 9 तिरिक 27, 6 के, 26 दूना 52 104, 104, 26 7 वही 182, 3 चौक 12, 7 तिरिक 21 के, 9 पना 45, 5 दूना 10 के, ठीक है। ये क्या आएगा, -1/5 130, 3 तिका 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x अपान क्या बचेगा, 182 के और से 26 के 6 के निकल गया, 176 के, और 104 और 27, 104 27 घटा दो, 104 से 23 और घटेगा, 100 से 23 घटेगा तो क्या आएगा, 77, -77, -77, और ये क्या हुआ, प्लस 176 के बाई। अब यहाँ पे देखो 10 के 21 के तो -11 के, और ये 12 45, 45 से 12 निकल गया, 35 33, -33, ठीक है। और ये -11 के, -11 के, ऐसे ना। अब 130 से 9 निकाल दो, -1/121। अब s का मान निकालते हैं तो बाई को छोड़ देते हैं, तो s बटे क्या लिखोगे, 176 के -77 बराबर -1/121, अब बाई बटे -33 -11 के बराबर -1/121, तिर्यक गुणा, तो s बराबर क्या होगा, -176 के और -77/121, ऐसे इसको इधर ले गए, ये माइनस लग गया, ठीक है। अब बाई बराबर माइनस, दोनों माइनस में है ना, तो -1 का गुणा कर दो तो प्लस बन जाएगा, तो 33 + 11 के बटे 121, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दे सकते हैं, x बराबर 77 - 176 के, ऐसे अब बटे 121, अब बाई बराबर क्या लिखेंगे इसको, 11 के + 33 अब बटे 121, 11 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, होगा 176 से भी 11 कॉमन हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो s बराबर 11 कॉमन जब ले लेंगे तो 7 - 16 के बटे 121, तो 11 11 21, बाई बराबर क्या होगा, 11 यहाँ भी कॉमन, तक के + 3 बटे 121 11, तो s = क्या हुआ, 1/11, 7 - 16 के, बाई बराबर क्या होगा, 1/11 के + 3, ठीक है। इस प्रकार आपको हल क्या मिला, x बराबर ये हो गया 1/11, 7 - 16 के, और बाई बराबर क्या, 1/के + 3, और z बराबर के माने थे, z बराबर के।
और जहाँ के कोई स्वेच्छ राशि है, जहाँ के कोई स्वेच्छ राशि है, तो स्वेच्छ राशि है इसका मतलब अपनी इच्छा से ली गई राशि है। तो स्वेच्छ राशि के का मान जितने चाहो उतने, जितने के मान मानोगे उतने SY के मान आएंगे। ठीक है। तो यहाँ के भिन्न भिन्न मानों के संगत, मानों के संगत XYZ के अनंत भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। वही दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। वही दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। वही दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः, जहाँ के कोई स्वेच्छ राशि है, यहाँ के भिन्न भिन्न मानों के संगत अनंत XYZ के अनंत XYZ के अनंत भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। वही दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है। तब तीनों टाइप के क्वेश्चन की व्याख्या की गई। ठीक है। जब अद्वितीय हल होता है और जब कोई भी हल नहीं होता और अनंतः अनेक हल होते हैं। तो CBSE बोर्ड में 2017 में ये क्वेश्चन आया था, है नहीं NCERT में, फिर भी